प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुमार पुष्कर, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, जैन कॉलेज ध्रुवा। आज मैं मुखातिब होना चाहता हूँ बीए सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों से, और पेपर 6 के लिए मेरे पास आज टॉपिक है उनके लिए हिंदी कथा साहित्य। कथा साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कह लीजिए, उसका विकास कह लीजिए। आइए शुरू करें। हिंदी कथा साहित्य को समझने के लिए सर्वप्रथम हम उसे 3 कालखंडों में बांटकर समझ सकते हैं, जिसमें आरंभिक काल है जो 1900 से 1910 ईस्वी तक है, और फिर है विकास काल 1911 से 1946 तक, और फिर है उत्कर्ष काल जो 1947 ईस्वी से लेकर आज तक वर्तमान तक है। आरंभ काल, इस युग में कहानीकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला गिरिजा दत्त बाजपेयी का नाम उल्लेखनीय है। पंडित किशोरीलाल की इंदुमती कहानी की भांति आचार्य शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को भी पर्याप्त प्रसिद्धि मिली है। बंग महिला की दुलाई वाली कहानी भी इस युग की बहुचर्चित कहानी है। इस युग की कहानियां स्वरूप की दृष्टि से अपने पूर्ववर्ती कहानियों से पर्याप्त भिन्न है। इन कहानीकारों में जागरूकता एवं चेतना के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इस युग की कहानियों में मौलिकता की अपेक्षा अनुवाद की प्रवृत्ति अधिक थी। बंग महिला और पार्वती नंदन ने बंगले से, राधा कृष्ण दास और सूर्य नारायण दीक्षित ने अंग्रेजी से, और गदाधर सिंह तथा जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी ने संस्कृत से अनेक कहानियों को अनुदित किया। इस युग के अनुवाद बहुल प्रवृत्ति के कारण कुछ विद्वानों ने इस युग को अनुवाद काल की संज्ञा प्रदान की। और दूसरा है विकास काल। सन 1911 में हिंदी कहानियों में विकास की परंपरा दृष्टिगोचर होती है। इस समय गुलेरी जी की सुखमय जीवन, प्रसाद जी की ग्राम और जीपी श्रीवास्तव की पिकनिक कहानियां प्रकाश में आई। इस युग के कहानीकारों में गुलेरी जी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, चंडी प्रसाद, हृदयेश, पांडेवेचन शर्मा उग्र, यशपाल, भगवती चरण, जैनेन्द्र अज्ञेय आदि के नाम विशिष्ट हैं। इस काल की कहानियों की विशेषता यह है कि उनमें कथा सौष्ठव, चरित्रांकन तथा वातावरण योजना की उत्कृष्ट सर्जना हुई है। इस युग के प्रथम कहानीकार गुलेरी जी ने सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 3 कहानियां ही लिखी, परंतु उनमें कहानी कला की दृष्टि से उसने कहा था कहानी तो हिंदी साहित्य की अमर निधि बन गई। उसकी समता आज तक किसी हिंदी के कहानी में नहीं मिलती है। इसी प्रकार प्रारंभ हुई कहानियों में उच्च मानववाद का प्रतिपादन किया गया, किंतु यह मानववाद यथार्थ के सहारे आदर्श की ओर विकसित हुआ है। समाज के निम्न वर्ग की विभिन्न समस्याओं, उसके जीवन के विभिन्न रूपों आदि को प्रस्तुत करते हुए प्रेमचंद ने अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण का संकेत करते हैं। उनकी पैनी दृष्टि समाज का कोई भी रूप उससे छुपा हुआ है नहीं। तांगे वाला, किसान, श्रमिक, विद्यार्थी, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, अधिकारी, सभी के रूपों को अपनी कहानियों के माध्यम से चित्रित करने में वे सफल पूर्णतः रहे। पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, कफन आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां। प्रेमचंद के बाद कहानी क्षेत्र में प्रसाद जी का आगमन होता है, जो ऐतिहासिक विषयों को अपनी कल्पना के सहारे अपनी कहानियों में प्रस्तुत कर पाने में सफल होते हैं। उनकी कहानियों में यथार्थ के तंतु के सहारे आदर्श का प्रतिपादन हुआ है। घटनाओं का विवरण तथा स्थूल समस्याओं का चित्रण उतना विस्तार से भले ही न मिले जितना कि मानसिक व्यापार का मिलता है। कलात्मकता की दृष्टि से प्रसाद जी अत्यंत सफल कहानीकार कहे जा सकते हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल इनके 5 कहानी संग्रह। प्रसाद जी की कहानियों का प्रमुख स्वर रोमांस और प्रेम है, परंतु राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्र प्रेम के सम्मुख व्यक्त प्रेम को बलिदान के रूप में प्रसाद ही प्रस्तुत करते हैं। इनकी भाषा भी संस्कृति गर्भित गंभीर नदी की भांति झंकार उत्पन्न करने वाली है। प्रसाद जी मूलतः कवि थे, अतः उनकी कहानियों में भी भावना का अधिक पुट और गद्य काव्य की सी छटा तो दिख ही पड़ती है। प्रसाद जी के अनुयायियों की संख्या भी कम नहीं है। चंडी प्रसाद, हृदयेश, विनोद शंकर व्यास, ज्वाला दत्त शर्मा, वाचस्पति पाठक, रायकृष्ण दास आदि ने प्रसाद जी से अनुप्रेरित होकर वैसी ही भावनात्मक कहानियां लिखने की कोशिश की, मगर इनमें प्रसाद जी की प्रतिभा और अध्यवसाय का अभाव था।
अतः सामूहिक रूप से छाए रहने पर भी हिंदी कहानी के क्षेत्र में ये विशिष्ट देन नहीं जुटा सके। प्रसाद जी की अपेक्षा प्रेमचंद के अनुकारणिकों की संख्या अधिक है और उनमें बहुत से लेखक अपनी कृतियों के आधार पर कहानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी भी बने। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री आदि का नाम प्रमुख रूप से हम ले सकते हैं। इसी कड़ी में कौशिक में कहानी रचने की विशिष्ट प्रतिभा थी, मगर प्रेमचंद जैसी व्यापक दृष्टि तथा संतुलन का अभाव था। इस दृष्टि से सुदर्शन की प्रतिभा विशिष्ट है। तत्कालीन कहानीकारों में प्रेमचंद के बाद उन अनुयायियों में सुदर्शन जी का नाम लिया जाता रहा है। विषय वस्तु, शैली आदि की दृष्टि से यद्यपि आप प्रेमचंद के काफी निकट थे, फिर भी प्रेमचंद की निरंतर विवेकशील दृष्टि का अभाव उन्हें सीमित बना देता है। चतुरसेन शास्त्री की कहानियों में ऐतिहासिक रोमांच का पुट ज्यादा है। प्रेमचंद के परवर्तिक कथाकारों में पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी शैली के चटपटेपन और सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों पर निर्मम आघात के कारण स्मरणीय है। आपकी कहानियों पर आलोचकों ने अश्लीलता का आरोप लगाया था, मगर उग्र जी ने अपने विचारों के प्रचंड विस्फोट के कारण समकालीन युवा वर्ग के प्रिय कथाकार बने। अपनी कहानियों में सामाजिक धूर्तता, पाखंड आदि का पर्दाफाश कर समाज में यथार्थ मगर विभत्स जो भी हो उस रूप का उद्घाटन किया, उस रूप को सामने लाया। हिंदी कहानी का दिशा परिवर्तन। प्रेमचंद और प्रसाद ने हिंदी कहानी को नवीन क्षेत्र प्रदान कर उसके विकास की संभावनाओं के द्वार खोले। देखते ही देखते हिंदी कहानी में अत्यधिक क्षिप्रता आ गई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भी अनेक प्रकार के वादों का प्रभाव पड़ा और हिंदी कहानियां भी उनसे अछूती नहीं रही। फ्रायड के मनोविज्ञान के व्यापक अध्ययन ने हिंदी के कथाकारों में भी मनोवैज्ञानिक गहराई से सोचने और लिखने की प्रेरणा जगाई। दूसरी ओर संसार में प्रथम महायुद्ध के बाद आने वाली निराशा की स्थिति ने एक ओर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गति तथा जनमानस को प्रभावित किया, दूसरी ओर पूंजीवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव तथा सर्वहारा वर्ग की मनस्थिति के प्रति सहानुभूति ने भारतीय जनता पर भी मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव डाला। हिंदी कहानी में एक प्रकार से समसामयिक तौर पर इन दोनों स्थितियों के स्वरूपों के दर्शन होते हैं। खासकर जैनेन्द्र के आगमन से हिंदी कथा क्षेत्र में इस मोड़ को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष किया गया। जैनेन्द्र खासकर प्रेमचंद की प्रेरणा से ही हिंदी कथा क्षेत्र में अवतीर्ण हुए थे, मगर अब आपने प्रेमचंद की प्रवृत्ति धारा का अनुगमन न कर मनोवैज्ञानिक ढंग से कहानी रचना की। फ्रायडीय मनोविज्ञान के साथ जैनेन्द्र में दार्शनिकता पूर्ण विवेचन की प्रवृत्ति है, इसलिए आपके पात्र ज्यादातर जटिल मनस्थितियों से ग्रस्त हुआ करते हैं। विचार करने पर ज्ञात होता है कि जैनेन्द्र की कहानियों में प्रमुख पात्र किसी न किसी प्रकार की मनोग्रंथियों से पीड़ित हैं। जैनेन्द्र के अनुकरण पर हिंदी में काफी मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी गई, परंतु उसमें निराशा और दैन्य का अत्यधिक समाहार होने के कारण जल्द ही इसमें अवरोध आ जाता है और व्यक्तिवादी कहानियों के बजाय फिर से समष्टिवादी कहानियां लिखे जाने का दौर शुरू हो जाता है। प्रगतिवादी आंदोलनों से इसे सबसे अधिक बढ़ावा मिला। अपने जीवन के अंतिम काल में स्वयं प्रेमचंद ने प्रगतिवादी कहानियों की रचना को प्रोत्साहित किया था। फलस्वरूप हिंदी कहानियों में व्यक्ति के मानसिक द्वंद्वों के साथ साथ शोषित पीड़ित जनता का उदात्त नाद सुनाई पड़ने लगा। उपेंद्र नाथ अश्क, अज्ञेय पहाड़ी, इलाचंद्र जोशी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, शिवपूजन सहाय, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, भगवती चरण वर्मा, रांगेय राघव, यशपाल आदि इस काल के प्रमुख कहानीकार रहे। उपेंद्र नाथ अश्क पहले उर्दू में लिखते थे। इनकी कहानियों के पहले संग्रह की भूमिका प्रेमचंद ने लिखी थी और प्रेमचंद से ही प्रेरित होकर ये कहानियां लिखने लगे। इनकी कहानियों में पंजाब की निम्न मध्यवित्त जीवन की विभिन्न दशाएं प्रकट हुई हैं। उर्दू और पंजाबी कहानियों की शैली का पुट और प्रवाह आपकी कहानियों में दिखाई पड़ता है। इस क्षेत्र के कथाकारों में बहुमुखी प्रतिभा वाले अज्ञेय वस्तुतः विशिष्ट हैं। इनकी कहानियों में एक और मनोवैज्ञानिक गुत्थियां हैं, दूसरी ओर क्रांति के प्रति दृढ़ आस्था।
इनकी जयदौल, मेजर चौधरी की वापसी, रोज आदि मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं। पहाड़ी की कहानियां खासकर उत्तरी अंचल के लोक जीवन पर आधारित हैं। इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय तथा जैनेन्द्र द्वारा प्रभावित हैं। इनकी कहानियों में एक ओर जहां व्यक्ति मानस की कुंठा और अनास्था है, वहीं दूसरी ओर जीवन संघर्ष में व्यक्ति की अजनबी स्थिति में चित्रण हुआ है। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कहानी रचना की लंबी अवधि में 400 से अधिक कहानियां लिखी। आप पर ज्यादातर प्रेमचंद का प्रभाव है। इनकी कहानियां भी मनोवैज्ञानिक आधार लेकर रचित हैं। भगवती चरण वर्मा की कहानियों में समाज के जड़ मूल्यों पर तीव्र व्यंग मिलता है। पतनशील सामंती परंपरा का भी यथार्थ चित्र इनकी कहानियों में अंकित हुआ है। इनकी कहानियां अधिकांश दुखांत होती हैं और समाज में बेबसी का एक चित्र हृदय पर छोड़ जाती है। सुखांत कहानियों में भी व्यंग का पैना आघात हृदय में घर कर जाता है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने उजड़े शरणार्थियों की पृष्ठभूमि पर कई कहानियां लिखी हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी में आंचलिक ग्राम कहानियों के लेखकों में इनका श्रेष्ठ स्थान है। गांधीवाद से प्रभावित कहानीकारों में विष्णु प्रभाकर का स्थान श्रेष्ठतम है। धरती अब भी घूम रही है इनकी बड़ी ही मार्मिक और व्यंग्यात्मक तीव्रता से पूर्ण कहानी है। प्रगतिवादी क्षेत्र में राघव और राहुल सांकृत्यायन का स्थान बहुत ही ऊंचा और महत्वपूर्ण है। रांगेय राघव की कहानियों में निम्न वर्ग का जीवन संघात अत्यधिक मार्मिक बनकर प्रकट हुआ है। प्रागैतिहासिक आधार पर भी अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण से कई कहानियां लिखी हैं। इनकी गदल कहानी हिंदी की बहुचर्चित कहानियों में से है। सांकृत्यायन यद्यपि एक पुरातत्वविद शोधक थे, फिर भी प्राचीन आधार पर इन्होंने कई महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह में क्रमवार मानव विकास का चित्रण है। रूपी में मध्य भारत की जनजातियों का आधार लेकर रचित कहानियां हैं। प्रेमचंद के प्रवर्ती कहानीकारों में कई दृष्टियों से यशपाल का स्थान सबसे पहले आता है। संख्या की दृष्टि से यशपाल की कहानियां जिस प्रकार प्रचुर हैं, उस प्रकार कला की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। ज्ञानदान, दुख, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं आदि कहानियां इनकी विशिष्ट बन पड़ी हैं। प्रेमचंद के समकालीन और उनके परवर्ती काल में महिला कथाकारों ने भी हिंदी कहानी की समृद्धि में हाथ बटाया। इनमें शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सत्यवती मल्लिक, कमला देवी चौधरानी आदि प्रमुख हैं। इन सब की कहानियों में नारी मन की वेदना तथा अंतर्द्वंद का सुंदर चित्रण है। इस दौर में हिंदी में हास्य और व्यंग्य मूलक कहानियों की रचना भी हुई। हास्य कथाओं के लेखकों में अन्नपूर्णानंद, बेढप बनारसी, भैयाजी बनारसी, चोंच, जीपी श्रीवास्तव आदि प्रमुख हैं। इसके बाद शुरू होता है इसका उत्कर्ष काल, जिसको हम लोग स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य भी कह सकते हैं। इसमें नया दौर है। सन 1950 ईस्वी तक क्रमशः प्रगतिवादी आंदोलन रूढ़ होकर प्रचारवादी बनता गया और मनोवैज्ञानिक स्थिति कहानीकारों में भी पश्चिम प्रभावित कुंठा, घुटन और अनास्था बनकर सामने आई। केवल कहानी के क्षेत्र में ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य में जनचेतना को दिशा देने वाले अधिकांश साहित्यकार स्वयं दिग्भ्रम के शिकार रहे। सामंतशाही और पूंजीवाद कई दूसरे रूपों में प्रकट होने लगे। साहित्यकारों में प्रेरणा का अभाव और यह स्थिति लगातार बनी रही, लेकिन अधिक समय तक नहीं। हिंदी के कथाकार शीघ्र ही नई चेतना से उद्बुद्ध होकर नई दिशाओं में चल पड़े। इसमें है आंचलिक कहानी धारा। यद्यपि किसी अंचल विशेष को लेकर कहानी लिखने की परिपाटी हिंदी में पहले ही रही है, परंतु किसी विशिष्ट अंचल की खास परंपराओं को नए ढंग से चित्रित करने का प्रयास 1950 ईस्वी के बाद हिंदी कथा साहित्य में व्यापक रूप से दिखाई पड़ा। ऐसे उपन्यास के क्षेत्र में शिवपूजन सहाय, नागार्जुन आदि अंचल विशेष की पृष्ठभूमि अपना चुके थे। खासकर नागार्जुन ने बलचन्मा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे
आदि में उत्तर बिहार के ग्रामीण अंचल को चित्रित कर नई दिशा का संकेत दिया था। परंतु इस क्षेत्र में सबसे जबरदस्त प्रभाव डाला फणीश्वर नाथ रेणु ने। उन्होंने बिहार के पूर्वी अंचल की पृष्ठभूमि पर आंचलिक कहानियां लिखकर कहानीकारों को प्रेरित किया। तीसरी कसम जैसी उत्कृष्ट कहानी रेणु की ही कृति है, जिस पर फिल्म भी बनी। ठुमरी रेणु की कहानियों का संकलन है। आंचलिक कहानी के इस दौर में अनेक नए कहानीकार सक्रिय देखे गए। मार्कंडेय, कमलेश्वर, लक्ष्मी नारायण लाल, शैलेश मटियानी, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत, भैरव प्रसाद गुप्त, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव आदि तेजी से सामने आए और आंचलिक कहानियों का भंडार विभिन्न दिशाओं से परिपूर्ण हुआ। परंतु जल्द ही इस धारा में छिछलापन आ गया, क्योंकि कलाकारों में बहुत कम लोग ग्राम जीवन से संपर्क रखते थे। ज्यादातर लोग शहरी थे और ग्राम कहानियों को शहरी लिबास में प्रस्तुत कर कुछ दुर्बोध्य ग्रामीण शब्दों की भरमार कर आंचलिक कहानी का नारा लगाते थे। अतः ऐसी कहानियों की कटु आलोचना स्वाभाविक थी। उनकी गति ज्यादा लंबे समय तक बने रहना कठिन भी थी। मगर यह स्वीकारना ही होगा कि इन कहानीकारों ने अनेक विशिष्ट कहानियां हिंदी साहित्य को दी। हिंदी कहानी की दिशा बहुविस्तृत बनाने में मदद की और तथाकथित गतिरोध की गलतफहमी को मिटाया। आंचलिकता की ओर मुड़ने का एक महत्वपूर्ण फल यह भी हुआ कि हिंदी कहानीकार जनजीवन से अधिक निकट संपर्क में आया। विभिन्न समस्याओं की ओर भी उनकी दृष्टि पड़ी और इस प्रकार कहानी की विधा अधिक जनसंबद्ध हुई। सन 1960 के आते आते हिंदी कहानियों की आंचलिकता का ज्वर घटने लगा और हिंदी कहानी में पुनः नवीन स्वर सुनाई देने लगा। इस काल में राजेंद्र यादव, प्रयाग शुक्ल आदि ने प्रतीकात्मक कहानियां लिखने की दिशा में अच्छे प्रयोग किए। मोहन राकेश यद्यपि पुराने खेमे के कथाकारों के साथ ही कहानी क्षेत्र में उतरे थे, फिर भी 1950 ईस्वी के बाद प्रतीकात्मक कहानी लिखने वालों में आपका भी नाम आता है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह में आंचलिकता के साथ साथ प्रतीकात्मकता का भी निर्वाह है। आपकी कर्मनाशा की हार जहाँ श्रेष्ठ आंचलिक कहानी है, वहाँ मुर्दा सराय संग्रह की ज्यादातर कहानियां प्रतीकात्मक विशिष्टता लिए हुए हैं। कमलेश्वर में कहानी की विशिष्ट प्रतिभा है। आपका राजा निर्बसिया ढहती सामंती परंपरा का यहाँ से कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया ढहती सामंती परंपरा का यहाँ से कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया ढहती सामंती परंपरा का नमूना प्रस्तुत करती है। वहीं खोई हुई दिशाएं संग्रह की कहानियां दिल्ली जैसे महानगर की विमर्शता और भटकाव की तस्वीर है। शैलेश मटियानी ने खासकर कुमाऊं अंचल के जनजीवन पर मार्मिक कहानियां लिखी हैं। अमरकांत ने भी शहरी मध्यवर्गीय जीवन पर कुछ अच्छी कहानियों की रचना की। राजकमल चौधरी ने पश्चिमी प्रतीकात्मक कहानियों की शैली पर कुछ कहानियां लिखी। भीष्म साहनी की भटकती राख एक सुंदर कहानी संग्रह है। मनु भंडारी, विजय चौहान आदि महिला कथक कहानीकारों ने भी इसी काल में अपनी रचनाओं में हिंदी कथा को समृद्ध किया। 1950 ईस्वी के बाद की हिंदी कथा। आंचलिक कथाओं के शोर शराबे में भी हिंदी कहानी का प्रगतिशील स्वर मौन ही हुआ था। तब तक राष्ट्रीय विकास के स्वप्न दृष्टा कथाकार की खुमारी भी टूट चुकी थी। जनजीवन को विषमताएं अधिक स्पष्ट होकर उभरी लगी थी। पंचवर्षीय योजनाओं की प्रेरणा के अभाव तथा राष्ट्रीय शिथिलता के प्रति हिंदी के कहानीकार पुनः सक्रिय होकर लेखनी चलाने लगे। परंतु एक और पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध जहां उनके मार्ग पर अड़चने डालती रहीं, वहीं अब अनेक प्रकार के वादों के अनुकरण पर हिंदी कहानी क्षेत्र में भी अनेक वाद पनपने लगे। यहाँ भी नई कविता की भांति नई कहानी और पुरानी कहानी का विवाद छिड़ा, जिस कारण कहानीकार का ध्यान जनाभिमुख होने की बजाय निरंतर सृजन में लगे रहने की बजाय विभिन्न उलझनों में बट गया। प्रतीकात्मक कहानियों की दुरूहता के खिलाफ सचेतन कहानीकारों ने आवाज उठाई। दूसरी ओर पश्चिमी नकल पर कुछ लेखकों ने अकहानी का भी नारा लगा रखा था। अकहानी में कथा की पृष्ठभूमि या प्लॉट नहीं होती, कहानी के सभी तत्वों का होना भी आवश्यक नहीं है।
वहीं पश्चिमी नकल पर भूखी पीढ़ी, क्षुब्ध वर्ग आदि के अलग राग सुनाई पड़ ही रहे थे। इससे हिंदी कहानी में विविधता का समावेश हुआ है। विषय वैचित्र भी काफी दिखाई पड़ता है, मगर ऐसी रचनाएं कम हुई हैं जिन्हें स्थायी निधि में रख सके। हालांकि धर्मेंद्र गुप्त, महीप सिंह, गिरिराज किशोर, मेहरुन्निसा परवेज आदि नवीन कथाकारों में कुछ मौलिक उद्भावनाएं और सृजन की लगन है। आशा की बात यह है कि प्रगतिशील विचारधारा और जनमानस की परख वाली दृष्टि से कथाकारों का वर्ग तेजी से उभर रहा है। जनता की आशा अभिलाषाएं कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। साथ ही विभिन्न प्रांतों के भी नए साहित्यकार हिंदी में कहानियां लिख रहे हैं। उर्दू के कथाकार राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास आदि हिंदी में कहानी लेखन की ओर मुड़े। यह बहुत ही शुभ लक्षण था। आजकल हिंदी में खासकर कई विशिष्ट पत्र पत्रिकाएं कहानी की समृद्धि में जुड़ी हुई हैं। विदेशी वातावरण पर भी हिंदी के कहानीकार महत्वपूर्ण कहानियां लिख रहे हैं। इस दिशा में निर्मल वर्मा, सोमा वीरा और उषा प्रियंवदा का प्रयास उत्तम माना जाता है। लघु कथाओं का भी अच्छा विकास हिंदी में हुआ। लघु कथाएं किसी मार्मिक क्षण की अनुभूति का कथात्मक चित्र है। इसमें कभी कभी उद्देश्यात्मकता भी रहती है। निपुण लघु कथा लेखकों में रावी, कन्हैयालाल प्रभाकर, राधाकृष्ण आदि आते हैं। आधुनिक हिंदी कहानियों में हास्य व्यंग की कहानियों का एक विशिष्ट स्थान है। नए कहानीकारों में हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी, केशव चंद्र वर्मा, श्रीलाल शुक्ल आदि इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। परसाई ने पौराणिक संदर्भ में आधुनिकता का आरोप लगाकर अच्छी व्यंग कथाएं लिखी हैं। इसके बाद है साठोत्तरी कहानी। इस काल में अकहानी और सचेतन कहानी के आंदोलनों ने जोर पकड़ा। अकहानी वस्तुतः निषेध और अस्वीकार की कहानी है। यह अस्वीकृति प्रचलित मान्यताओं, मूल्यों, अभिव्यक्ति की पुरानी पद्धतियों के प्रति है। अकहानीकारों ने नई कहानी की शिल्पगत पच्चीकारी का विरोध किया और किस्सा गोई को नकारा। अकहानीकार केवल आत्मानुभूति की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं। अकहानी में गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, अवध नारायण सिंह, ज्ञान रंजन के नाम उल्लेखनीय हैं। रविंद्र कालिया की बड़े शहर का आदमी, इतवार नहीं, ज्ञान रंजन की पिता, संबंध, महेंद्र भल्ला की एक पति के नोट्स, अवध नारायण सिंह की आत्मीय आदि उल्लेखनीय अकहानियों के उदाहरण हैं। अकहानी पर पश्चिम के एंटी स्टोरी आंदोलन का प्रभाव है। इसमें सैमुअल बैंकट को आदर्श माना गया है। गिरिराज किशोर, दूधनाथ सिंह, रमेश बख्शी, पानू खोलिया, मानी, मणि मधुकर, कामता नाथ और नरेंद्र कोहली साठोत्तरी कहानी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। सचेतन कहानी द्वारा टूटती हुई आस्थाओं के बीच में सक्रियता पर जोर दिया गया। सक्रिय जीवन बोध और गतिशील स्थिति को सचेतन कहानी में महत्व दिया गया। सचेतन कहानी स्वीकृति की कहानी है। वह शिल्प के प्रयोगों को नकारती चलती है। सचेतन कहानीकार अमेरिकी एक्टिविस्ट कथाकारों से प्रभावित है, जिन्होंने न तो मृत्यु को स्वीकारा, न यंत्रणा और न मंत्रणा को। महीप सिंह की स्वराघात, दुख, मनहर चौहान की बीच सुबहों के बाद, श्याम परमार की जीप की दोगली नजर, धर्मेंद्र गुप्त की पुराने और नए जूतों के साथी आदि प्रसिद्ध सचेतन कहानियां हैं। साठोत्तरी कहानी में महिला कहानीकारों का भी योगदान रहा। मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, शिवानी, कृष्णा सोबती, सुधा अरोड़ा के नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां मूलतः वैयक्तिक चेतना से अनुप्राणित हैं। वे पारिवारिक जीवन के कहानीकार हैं। नर नारी के संबंधों की उन्होंने व्याख्या की है। रानी माँ का चबूतरा, तीन निगाहों की एक तस्वीर, क्षय आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। कील और कसक संग्रह उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शिवानी की कहानियां पर्वतीय अंचल से संबंधित है और सुधा अरोड़ा शहरी जीवन की कथाकार है। उषा प्रियंवदा भी सृष्टिगत चिंतन से व्यष्टि चिंतन की ओर मुड़ी हुई है। आज की नारी किस नए मूल्यों को स्वीकार करने के लिए छटपटा रही है, उसकी अभिव्यक्ति उषा प्रियंवदा की कहानियों में दिखाई पड़ती है। इधर कमलेश्वर ने पुनः सारिका के अंकों में समानांतर कहानी के आंदोलनों को खड़ा किया। समांतर कहानी आज के पीड़ित पद्दलित मानव जीवन की कहानी है। कामता नाथ और हिमांशु जोशी समांतर कहानी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। लगता है आज की कहानी प्रसाद की मधुआ और विराम चिन्ह प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन की ओर वापस लौट रही है।
कहानी की यह वापसी आज की परिस्थितियों और योजनाओं का तकाजा कही जा सकती। धन्यवाद।